हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बैंकर 1.0 पर। तो आज हम देखेंगे क्वांट सेक्शन डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 2018 आईबीपीएस पीओ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर का। इसमें आज हम 3 डीआई सॉल्व करेंगे जो इस एग्जाम में पूछी गई थी। और जैसे आईबीपीएस ने आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क इनका री नोटिफिकेशन निकाला है, तो जिसकी वजह से जो इसका मेंस होने वाला था नवंबर में वो पोस्टपोन्ड हो गया है और वो आई थिंक अब जैन तक होगा, जिसकी वजह से जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो थोड़े निराश हुए होंगे। लेकिन आप इसको पॉजिटिव वे में देखिए कि आपको ज्यादा टाइम मिलेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए और बच्चों के मुकाबले। तो अगर आपको ये हमारी सीरीज अच्छी लग रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में जो आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं। और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये हमारी पहली डीआई है। द ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स इन 3 डिफरेंट विलेजेस इन 3 ईयर्स। तो इसमें 3 साल 2000, 2008 और 2012 और इसमें 3 विलेज हैं ए बी सी। तो उसमें लिटरेट्स की परसेंटेज दी हुई है इस ग्राफ में। यहाँ पर जो है हमारा 0 शो करता है, इस पॉइंट पे 10, इस पे 20, इस पे 30, ये 40, ये 50, ये 60 और ये 70। तो इस हिसाब से ये परसेंटेज गिवन है। अब इसमें हम पहला क्वेश्चन पढ़ें। Population of A in 2000, 2008 and 2012 is in the ratio 2:3:4 and average of literate in 2008, 12 and 2000 B 14:10. Then find population of village A in 2000. तो इसमें जो है population दी हुई है, इनका average दिया हुआ है। तो इसमें population of A मतलब A village की बात हो रही है और इसमें population का average दिया हुआ है 2, 3, 4। अब अगर इसमें हम देखें average दिया हुआ है, उसके बाद लिटरेट का 2008, 2012 और 2000 में, और यहाँ पे लिटरेट्स जो है परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ है और हमें पॉपुलेशन निकालनी है। मतलब हमें ये जो है 2, 3, 4 इसकी परसेंटेज निकालनी होगी इस ये जो गिवन है क्वेश्चन में। तो इसे हमारी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि जैसे कि रेशियो में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का फर्क नहीं पड़ता। तो इसे आप 200 ले लीजिए, इसे 300 और इसे 400। अब देखिए एवरेज ऑफ लिटरेट इन 2008 जो है ये रेड कलर है और यहाँ पर है ए में ये 50%। तो 2008 ये यहाँ पर है, तो 300 का 50% कितना होगा, इसका आधा 150 प्लस इसलिए क्योंकि एवरेज गिवन है। अब 2012 में ग्रीन है, ये कितना 60%। अब 100 का 60% होता है 60, तो ये 400 का 60% कितना होगा, इसका 4 टाइम मतलब 240। और 2000 है ये ब्लू है 40%। 40% 100 का होता है, 40% 40, तो 200 मतलब उसका दुगना, तो 40 का 80। अब ये हमें गिवन है 1410। अब क्योंकि ये एवरेज है 3 साल का, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ये टोटल के लिए ये कितना होगा, अगर इसे टोटल करें तो 150 प्लस 80 ये हो गया 230, और 230 और 240 ये हो गया 470। ये है इसके बराबर 1410 इंटू 3। अगर इसे सॉल्व करें 0 से 0 कटा और ये 3 बार जाएगा, मतलब 1 की वैल्यू होगी 9। अब हमें निकालना है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इन 2000। 2000 में ये हमारे पास हमने 200 लेट की थी, अब हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू है 9, तो ये इसकी टोटल वैल्यू होगी या फिर एक्चुअल वैल्यू 200 इंटू 9 1800। आंसर डी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए। पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए कंटिन्यूसली डिक्रीजेस फ्रॉम 2000 टू 2012। पॉपुलेशन जो है 2000 से 2012 के बीच में कंटिन्यूसली डिक्रीज हुई है, एंड इट डिक्रीज बाय द सेम नंबर इन द 2012 एंड 2008 एज इट डिक्रीज इन 2008 फ्रॉम 2000। तो जितना ये 2000 से 2008 के बीच में गिरी है उतना ही सेम नंबर है। यहाँ पर क्या है, नंबर की बात हो रही है, परसेंटेज या डिप्रिसिएशन रेट नहीं दिया हुआ है, पर नंबर की बात हो रही है, और जितना 2008 से 12 के बीच में। अब यहाँ पर गिवन है इफ लिटरेट इन सी इन 2008 एंड 2012 आर सेम। इसमें जो सी विलेज जो है इसमें जो नंबर ऑफ लिटरेट है 2008 और 2012 में वो सेम है, देन पॉपुलेशन ऑफ सी इन 2012 इज व्हाट परसेंट लेस देन पॉपुलेशन ऑफ सी इन 2000। तो सी की पहले 2008 में निकाल लीजिए लिटरेट की परसेंटेज, ये सी है और 2008 है रेड, ये थर्ड लाइन है हमारे पास 50% की। तो यहां पर हुआ है 50% मतलब हाफ। ये बात हो रही है 2008 की। और 2012 की बात लें,
2012 में C% है ये ग्रीन, ये यहाँ पे है 70%, तो ये कितना हो गया 7/10। यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है अगर इसे हम सीधा देखें तो ये 70 को टच करती है, तो मतलब ये 70% है। अब यहाँ पर जो परसेंटेज है, परसेंटेज हमें गिवन है लिटरेट अपॉन टोटल पॉपुलेशन के बीच में, राइट। तो मतलब ये जो 2 है इसकी पॉपुलेशन और इसमें 1 लिटरेट है, और यहाँ पे 10 है पॉपुलेशन और ये 7 लिटरेट है। अब इसमें 2008 और 2012 में जो लिटरेट हैं वो इक्वल है, तो इसमें 7 है तो इसमें भी 7 होंगे, तो इसलिए इसको इक्वल करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 7/14। यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन होगी 2008 में 14 और 2012 में 10। अब यहाँ पर 2008 से 12 में कितनी कम हुई है, 4 कम हुई है, तो यहाँ पर 2000 में यहाँ पर भी 4 कम हुई होगी, तो यहाँ पर रही होगी पहले 18, क्योंकि यहाँ पर सेम नंबर दिया हुआ है। अगर परसेंटेज दिया होता तो हम निकालते कि 4/14, मतलब 14 पे 4 कम हुई है और फिर परसेंटेज निकालते, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है नंबर, तो मतलब 2000 में टोटल पॉपुलेशन है 18। अब यहाँ पे दिया हुआ है देन पॉपुलेशन ऑफ सी इन 2012 इज व्हाट परसेंट लेस देन द पॉपुलेशन ऑफ सी इन 2000। तो 2000 में कितनी है 18 और 12 में है 10, कितनी कम है ये 8 कम इंटू 100। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये होगा 2 4 जा और ये होगा 2 9 जा। 100/9 कितना होता है 11, 1/9 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 44, 4/9%। आंसर डी। थर्ड क्वेश्चन, सम ऑफ लिटरेट फ्रॉम विलेज बी इन 2000 एंड 2008 इज 1530। 2000 प्लस 2008 ये दिए हुए हैं 1530, और सम ऑफ लिटरेट इन 2008 एंड 2012 ये दिए हुए हैं 2010। इफ सम ऑफ लिटरेट फ्रॉम विलेज बी इन ऑल द गिवन ईयर्स इज 2490। गिवन ईयर्स मतलब 2000 प्लस 2008 प्लस 2012, ये कितने हैं 2490। देन फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी इन 2008। तो 2008 की वैल्यू हमें निकालनी है पहले और फिर उसकी हमें निकालनी है पॉपुलेशन। अब यहाँ पर अगर देखें इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें 1 और 2, तो ये 2000 हो जाएगा और 2008 होगा 2 बार और ये 2012। और थर्ड इक्वेशन को हम देखें तो ये है 2000, 2008, 2012, मतलब इनके सम को अगर इससे माइनस कर दें तो एक 2008 यहाँ पर बचेगा, तो इन दोनों को सम करेंगे हम, तो ये कितना आएगा 0453 माइनस 2490, ये होगा 0 5, ये 0 और ये 1। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू है ये है नंबर ऑफ लिटरेट फ्रॉम विलेज बी इन 2008। अब हम यहाँ पर देखें ग्राफ में कि विलेज बी में 2008 में कितने परसेंटेज लिटरेट है, ये है 4th, यहाँ से 4th आएगी 40%, मतलब अगर इसकी पॉपुलेशन x थी और उसका 40% हमारे पास गिवन है 1050, तो उससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 0 से 0 कटेगा और ये 4 जा 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यहाँ से 10 इधर जाएगा, तो ये ए ऑप्शन 2625। तो काफी इजी डी आई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड डी आई है। इसमें क्वेश्चन पढ़ें, द लाइन ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ 5 डिफरेंट पर्सन इन 2 डिफरेंट मंथ। तो ये लाइन ग्राफ जो है ये परसेंटेज दिखा रहा है एक्सपेंडिचर की ऑफ 5 डिफरेंट पर्सन इन 2 डिफरेंट मंथ। मंथ है अप्रैल और नवंबर और पर्सन है ए बी सी डी ई, और मंथली इनकम गिवन है एक्सपेंडिचर प्लस मंथली सेविंग। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है 4th, व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ ए इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो ए की मंथली इनकम हमें फाइंड आउट करनी है इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है, इसमें 2 स्टेटमेंट गिवन है। हम इसमें देखेंगे कि एक ही स्टेटमेंट से हमारा आंसर आ जाएगा या फिर दोनों से नहीं आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम मार्क करेंगे। जैसे स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, ईदर 1 और 2, नीदर और बोथ साइमल्टेनियसली।
तो अब देखते हैं पहली स्टेटमेंट में है द डिफरेंस बिटवीन द मंथली सेविंग ऑफ ए इन नवंबर एंड अप्रैल इज 20%। मतलब ए की मंथली सेविंग नवंबर और अप्रैल में 20% है ए की मंथली इनकम इन अप्रैल। तो ए यहाँ पर है, ए की हम अगर मंथली इनकम मान ले 100x अप्रैल में और 100y नवंबर में, तो यहाँ पे है मंथली सेविंग ऑफ ए, ये ले लीजिए अप्रैल और ये नवंबर। मंथली सेविंग ऑफ ए इन नवंबर, ए अगर हम देखें, ए है ये रेड कलर, 60% इसका एक्सपेंडिचर है, मतलब इससे सेविंग होती होगी 40, तो ये होगी 40y। और अप्रैल, अभी अप्रैल है 30, तो 30% एक्सपेंडिचर है, मतलब 100 में से 30, तो उसकी सेविंग है 70। और इनका डिफरेंस हमें गिवन है 20% ऑफ एज मंथली इनकम। 20% मतलब 1/5 ऑफ ए मंथली इनकम इन अप्रैल। ए की मंथली इनकम अप्रैल में है 100 इंटू 100x, तो ये आएगा 70x माइनस 40y इज इक्वल टू 20x। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब क्या हम इस इक्वेशन से ए की मंथली इनकम निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि ए की इक्वेशन है और हमारे पास वेरिएबल है दो, x और y। इसलिए हम सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है मंथली सेविंग ऑफ बी इन नवंबर इज 40% ऑफ मंथली सेविंग ऑफ ए इन अप्रैल। अब यहां पर मंथली सेविंग ऑफ बी, अब बी कोई अलग पर्सन है तो इसलिए हम सैलरी मान लेते हैं नवंबर में 100Z। हम यहाँ पर 100 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये जो डाटा है परसेंटेज में है, ताकि वो इजीली सॉल्व हो सके। अब देखिए इसकी जो सेविंग है नवंबर में, यहाँ पर है बी का नवंबर है ये 50% खर्चता है तो 50% ही वो सेव करेगा, मतलब इसकी सेविंग होगी 50Z। ये है 40% ऑफ मंथली सेविंग इज इक्वल टू 40/100। 40% 2/5 भी होता है, या फिर अभी ऐसे लिख लीजिए 40/100 ऑफ मंथली सेविंग ऑफ ए इन अप्रैल। तो मंथली सेविंग ऑफ ए इन अप्रैल, अप्रैल की कितनी मंथली सेविंग थी? 30 एक्सपेंडिचर था तो सेविंग थी उसकी 70, और अप्रैल में है x 70x। अब क्या इस अकेली स्टेटमेंट से हम निकाल सकते हैं मंथली इनकम ऑफ ए इन नवंबर? नहीं निकाल सकते। यहां पर भी वही बात है, सिंगल इक्वेशन है 50Z इज इक्वल टू 40/100 इंटू 70x, और दो वेरिएबल हैं x और z, तो ये भी सॉल्व नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारा जो है स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, ईदर 1 और 2। ये तो हमारे ऑप्शन गलत हो गए A, B, C। अब ई ऑप्शन देखिए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। अब अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को भी लें तो यहाँ पर हमारे पास आएंगी दो इक्वेशन, और हमारे पास वेरिएबल होंगे 3, x, y और z। तो दो इक्वेशन से 3 वेरिएबल सॉल्व नहीं हो सकते। जितने हमारे पास वेरिएबल हैं उतने ही हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो ये बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नेसेसरी, ये भी गलत होगा, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, नीदर स्टेटमेंट 1 नॉट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। इसे पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, इक्वेशन बना के देखना होता है कि हमारा आंसर स्टेटमेंट 1 से आ जाएगा, 2 से आ जाएगा, दोनों को साथ मिला के आएगा या फिर नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ सी इन अप्रैल एंड नवंबर। हमें डिफरेंस निकालना है मंथली इनकम ऑफ सी का अप्रैल और नवंबर में। स्टेटमेंट 1 है द डिफरेंस बिटवीन द मंथली सेविंग ऑफ सी इन अप्रैल एंड नवंबर इज 12,000। सी की सेविंग की बारे में बात हो रही है, यहां पर है अप्रैल और यहां पर है नवंबर। यहां पर ले लीजिए इसकी इनकम 100x और इसकी 100y। अब इसमें दिया हुआ है स्टेटमेंट में डिफरेंस बिटवीन द मंथली सेविंग ऑफ सी इन अप्रैल। सी इन अप्रैल, अप्रैल देखिए ये है 60%, 60 अगर ये खर्चता है तो बचाएगा ये 40x माइनस एंड नवंबर। सी का नवंबर में देखिए ये 75 अगर ये खर्चेगा तो बचाएगा 25 y। इनका डिफरेंस दिया हुआ है 12,000। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई 40x माइनस 25y इज इक्वल टू 12,000। अब इसमें सिंगल इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, और इसमें डिफरेंस पूछा है हमसे मंथली इनकम ऑफ सी इन अप्रैल एंड नवंबर।
तो इससे ये नहीं सॉल्व होगा। तो स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ सी इन अप्रैल एंड नवंबर इज 1000। अब इसमें मंथली एक्सपेंडिचर का डिफरेंस दिया हुआ है अप्रैल और नवंबर में, तो इसमें ये 40 था, तो एक्सपेंडिचर था 60x माइनस, और नवंबर में ये 25, तो इसका एक्सपेंडिचर था 75y। ये दिया हुआ है हमारे पास 10,000। अब एक ये इक्वेशन आ गई, तो क्या ये अकेली इक्वेशन सफिशिएंट है? ये अकेली भी सफिशिएंट नहीं है, लेकिन अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो हमारे पास दो इक्वेशन होंगी और दो वेरिएबल होंगे x और y। तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो उससे हमारी इनकम आ जाएगी सी की अप्रैल और नवंबर में, जिससे हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस इससे हमें पता चल गया कि जो है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इफ डी स्पेंड 30% ऑफ मंथली इनकम इन नवंबर इन म्यूचुअल फंड देन फाइंड द अमाउंट स्पेंड बाय डी इन नवंबर इन म्यूचुअल फंड। तो डी जो है, डी ने अपनी इनकम का 30% म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो वो हमें अमाउंट निकालनी है। तो वो अमाउंट निकालने के लिए हमें जो है मंथली इनकम चाहिए होगी डी की नवंबर में। देखते हैं अब स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, डीज इनकम इन नवंबर इज 30% मोर देन दी सी इनकम इन अप्रैल। तो अगर अप्रैल में और नवंबर में, अप्रैल में अगर सी की इनकम 100x है तो नवंबर में उसकी होगी 130x। क्यों? क्योंकि उससे 30% ज्यादा है। 100 का 30% होता है 30, तो उससे 30% ज्यादा 130, तो नवंबर में हो जाएगा 130x। अब क्या इस अकेली स्टेटमेंट से हम डी की मंथली इनकम निकाल सकते हैं? नहीं। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। अब स्टेटमेंट 2 है, सी मंथली सेविंग इन अप्रैल इज 4800 विच इज 40% ऑफ हिज मंथली इनकम। तो अगर उसकी कोई इनकम है आई, उसका 40% जो है वो सेविंग है। ये कितना गिवन है? 4800। इससे इनकम कितनी आ जाएगी? ये 0 से 0 कट होगा, 4 1 जा 4, 2 जा 8, 0 0 और 1 0 जाएगा, 12,000 आ जाएगी इनकम। इससे जो है हमारी इनकम आई है सी की, लेकिन हमें फाइंड आउट करनी है डी की, तभी हम म्यूचुअल फंड में कितना उसने इन्वेस्ट किया डी ने वो निकाल सकते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, बी स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, ये दोनों तो रॉन्ग हो गए, और सी ऑप्शन इधर 1 और 2 ये भी गलत हो गया। अब अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो ये थी मंथली इनकम ऑफ डी इन नवंबर और सी इन अप्रैल, और ये जो हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट से आई है इनकम, ये है सी की 12,000। अगर इसकी वैल्यू 12,000 आ गई है तो उससे हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों एक्स ही वेरिएबल में है। तो डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू का हम 30% निकाल के म्यूचुअल फंड में कितनी अमाउंट स्पेंड की है वो निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ई, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नेसेसरी टू आंसर दी क्वेश्चन। तो काफी इजी होते हैं क्वेश्चंस, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ये आपको जरूर हेल्प करेंगे आपके मेंस एग्जाम में, क्योंकि मेंस एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन काफी देखने को मिल जाते हैं। इसमें हम अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें एक्चुअल सॉल्व नहीं करना होता, सिर्फ एक आइडिया लेकर हमें आंसर मार्क करना होता है कि हम अपना आंसर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये थर्ड डीआई है। ये देखने में काफी बड़ी लग रही है लेकिन काफी इजी डीआई है। इसका क्वेश्चन अगर हम पढ़ें, द गिवन डाटा इज द डाटा अबाउट द कोल मिल्स इन 4 डिफरेंट सिटीज PQRS। नंबर ऑफ कोल मिल्स इन सिटीज PQRS आर 30, 25, 20, 15 respectively. Number of electricity units produced in 1 week by one coal mill when they operate with maximum efficiency in cities PQRS is 1 lakh unit per week, then 2, then 1.5, then 2 respectively. Number of houses in each city PQR and S are 300, 400, 500 and 600 respectively. Total units produced are consumed equally by each house in the city. Different number of coal mills are operated in 4 different weeks. तो PQRS 4 सिटी है, उसमें कोल मिल्स हैं, P में 30, देन Q में 25, R में 20, S में 15। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट प्रोड्यूस की एफिशिएंसी दी हुई है, और उसमें नंबर ऑफ हाउसेज दिए हुए हैं हर सिटीज में, और ईच हाउस इक्वली कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और ये 4 वीक में ऑपरेट करते हैं विद डिफरेंट नंबर ऑफ कोल मिल्स।
अब इसमें दिया हुआ है इन फर्स्ट वीक नंबर ऑफ कोल मिल्स आर ऑपरेटिव इन सिटी पी क्यू आर एंड एस आर 70%, 60%, 50% एंड 40%। और ये फिर सेकंड वीक का दिया हुआ है, फिर थर्ड वीक का, फिर फोर्थ वीक का। और फिर ये डाटा दिया हुआ है 3 रेंज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए कोल मिल, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पर वीक बाय 1 मिल। तो एफिशिएंसी है और इसकी रेंज दी हुई है। अब इसमें नोट है नीचे, 3 कोल मिल्स ऑल्सो ऑपरेट ऑन डिफरेंट लेवल्स। लेवल 1 है, लेवल 1 में हमें अपर लिमिट लेनी है, लेवल 2 में एवरेज लेना है, मिडल रेंज, देन लेवल 3 में हमें लेनी है लोअर रेंज। और जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, अगर कोई कोल मिल वर्क करती है एफिशिएंसी 1 में और अगर उसका लेवल 2 है तो उसकी एफिशिएंसी होगी इनका एवरेज 50 और 60 का 55। और अगर लेवल 1 है तो एफिशिएंसी होगी 60% और अगर लेवल 3 है तो एफिशिएंसी होगी 50%। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, व्हाट इज द रेशियो टोटल प्रोडक्शन ऑफ सिटी पी इन फर्स्ट वीक एट लेवल 2 ऑफ एफिशिएंसी 1 टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सिटी आर इन द थर्ड वीक एट लेवल 3 ऑफ एफिशिएंसी 2। तो इसमें रेशियो निकालना है टोटल प्रोडक्शन ऑफ सिटी पी का और क्यू का, और आगे इनकी कंडीशन दी हुई है। तो पी का फर्स्ट वीक में अगर हम देखें तो पी में जो है 70% कोल मिल्स ऑपरेट करती हैं और ये टोटल है इसकी 30। तो 30 की 70%। देन पी का हम देखें, पी की जो एफिशिएंसी है ये है 1 लाख यूनिट पर वीक। तो यहां पे लिख लीजिए 1 लाख। हम इसमें प्रॉपर वैल्यू में भी लिख सकते हैं 50, लेकिन ये रेशियो है, एक क्यूब की भी लाख की वैल्यू आएगी और वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए इतना ही लिख लीजिए। अब हम देखेंगे एट लेवल 2 ऑफ एफिशिएंसी 1। एफिशिएंसी 1 का लेवल 2 मतलब इनका एवरेज, तो 50 और 60% का एवरेज 55%। ये हो गया इसका प्रोडक्शन पी का। अब हमें निकालना है टोटल प्रोडक्शन ऑफ सिटी आर इन थर्ड वीक। थर्ड वीक में देखें यहां पर ये पी क्यू आर, मतलब आर जो है, आर की मिल्स सिर्फ 60% ऑपरेट कर रही हैं, तो 60% और आर की मिल्स हैं यहां पर 20 इंटू 20, और इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है ये पी, ये क्यू, ये आर 1.5 लाख। देन ये है लेवल 3 ऑफ एफिशिएंसी 2। एफिशिएंसी 2 का लेवल 3 मतलब लोअर रेंज लेंगे हम 35। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ये 100 से 100 कटेगा, ये लाख से लाख कटेगा, देन 32 जा, और ये 0 से 0, और एक यहां पर ये 0 होगा, तो ये 2 5 जा 10 और 5 7 जा 75, ये 7 से 7 और ये 5 1 जा और ये 5 3 जा, तो ये होगा 11:3 2 जा 6, मतलब सी आंसर 11:6। अगला क्वेश्चन, टोटल यूनिट प्रोड्यूस इन सिटी क्यू in second week at level 2 of efficiency 2 is what percentage of total unit produced in city S in fourth week at level 3 of efficiency range 3। तो इसमें हमें अब पूरी वैल्यू निकालनी है क्योंकि परसेंटेज निकालना है। अब सिटी क्यू सेकंड वीक में हम देखेंगे पी क्यू 50% 25 का, तो 25 का 50% हो गया हाफ, और क्यू की एफिशिएंसी है यहां पर 2 लाख, तो ये हो गया 2 लाख। और इसके बाद दिया हुआ है लेवल 2 ऑफ एफिशिएंसी रेंज 2, मतलब 35 और 45 का एवरेज 40, तो ये 40%। ये प्रोडक्शन होगा क्यू का सेकंड वीक में लेवल 2 ऑफ एफिशिएंसी रेंज 2। इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 से 2 कट गया, ये 0 से 0, ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 लाख, क्योंकि यहां पर लाख बचा हुआ है। तो ये हुआ क्यू का। अब हमें सॉल्व करना है एस का। एस का हमें निकालना है फोर्थ वीक में देखिए पी क्यू आर एस 60% और एस में है 15 मिल्स, 15 का 60%, और इसकी एफिशिएंसी हम देखें
PQRS लास्ट में ये 2 लाख, तो इसकी एफिशिएंसी भी है 2 लाख इनटू लेवल 3 ऑफ एफिशिएंसी रेंज 3। एफिशिएंसी रेंज 3 इसका लेवल 3 मतलब लोअर वैल्यू 40%। इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 5 जा जाएगा, ये 5 3 जा 15, ये 0 0, ये 2 5 जा 10, तो ये हुआ 6 तिया 18 दूनी 36/5, 7.2 लाख। अब हमें निकालना है यूनिट प्रोड्यूसिंग Q इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल यूनिट प्रोड्यूसिंग S। तो Q में है 10 और S में है 7.2 इसका परसेंटेज। ये 0 पर गया, देन ये 4 से कटेगा 25 टाइम्स, और ये 4 1 जा 18, और ये 2 9 जा और 2 5 जा, ये होगा 25 पंजे 125, 0/9, 9 × 9 3 5, 9 तिया 27, 8 0, 9 72, 9 72, 9 72, 138.88% A option. Ninth question, what is the ratio of unit consumed per house in city P in week 3 operating at level 1 of efficiency range 2 to the unit consumed per house in city Q in second week at level 3 of efficiency range 1। तो इसमें जो यूनिट कंज्यूम्ड है पर हाउस पूछा है, तो इसमें जो हाउस दिए हैं उससे भी डिवाइड करना होगा। तो पहले तो P का प्रोडक्शन निकाल लो, फिर उसे हाउस से डिवाइड कर देना। तो इसमें P का वीक 3 में, वीक 3 जो है अगर हम यहां पर देखें तो P ये है 30% और P में जो मिल्स हैं 30 हैं, तो मतलब 30 का 30% और इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है 1 लाख अपॉन इसमें हाउसेस हैं 300 एंड इसमें निकालना है हमें लेवल 1 ऑफ एफिशिएंसी रेंज 2। एफिशिएंसी रेंज 2 का लेवल 1 मतलब हायर वैल्यू, अपर वैल्यू, ये है 45, तो 45%। इसका रेशियो निकालना है यूनिट कंज्यूम पर हाउस इन सिटी Q इन सेकंड वीक। सेकंड वीक में हम देखें PQ 50% और Q है 25, तो मतलब 25 का 50%। अब यहां पर हम देखें Q की मैक्सिमम एफिशिएंसी 2 लाख और इसमें हाउस हैं 400, तो ये होगा 2 लाख अपॉन 400 इनटू ये है लेवल 3 ऑफ एफिशिएंसी रेंज 1। एफिशिएंसी रेंज 1 का लेवल 3 मतलब लोअर वैल्यू 50%, तो ये 50%। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये 100 से ये 100 गया, ये 100 से ये 100 गया, देन ये 2 0 से ये 2 0 गए, और ये 3 से ये 10 हुआ, और ये 4 से ये 2 2 जा 4 और ये 25 हुआ। नाउ ये यहाँ पे 13 to 10 300 हो जाएगा और ये 25 है, तो 25 4 जा 100 होता है, तो ये 4 3 जा मतलब 12 बार जाएगा, और यहाँ पर ये 5 9 जा, ये 5 5 जा, देन ये 2 6 जा 5, अब और नहीं कट रहा है, तो ये 9 6 जा 54 और ये 25 5 जा 125, तो ये आंसर होगा बी 54:125। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। आज हमने 3 DI देखी, आप ये खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देख के आप खुद से ट्राई कीजिए और आंसर मैच कीजिए। और अगर आप किसी और मेथड से सॉल्व करते हैं या अगर वो कोई अच्छा मेथड है तो आप वो सजेशन में हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे और ट्राई करेंगे कि वीडियो जल्दी अपलोड हो। तो अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगती है और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो चैनल पे आती रहें तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।